ओके, बाकी तो इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए बस दो मेथड थे, आगे कैसे मैनिपुलेट करेंगे वो तो वैसे ही रहेगा जैसे इससे पहले वाले में किया था। ओके, अब कुछ बच्चे क्या पूछेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा क्या? तो पहली बार तो ये बहुत बड़ा नहीं है, क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं हो तो हमने सॉल्व किया है। अगर तुम क्या बोलते हैं, समझ में आता है, अगर तुम फ्लुएंट हो जाओ इनइक्वालिटी सॉल्व करने में, और वो प्रैक्टिस से ही होगा, तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, हार्डली 1 मिनट 1.5 मिनट ऐसे लगेगा। अगर ग्राफ ग्राफ सब रट रखा है ना तो तुरंत ग्राफ बनता जाएगा। ऐसे सोल्यूशन हम ओरली लिख सकते हैं पेपर में। और दूसरा, अगर मान लिया कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है तो कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ओके। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये तो अगर कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है वहाँ पे भी पूछा जा सकता है, तो ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, बट ऑफ कोर्स आने का चांस कम है क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आई वुड से कि छोड़ दो, कोई बात नहीं। आईआईटी जेईई में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि जैसे मान लिया ये वाला क्वेश्चन हमने कराया, उसे नहीं समझ में आया, तो अब उसको क्या लगेगा कि मेरा कॉम्पोजिट फंक्शन बहुत वीक हो गया, और ये उसे साइकोलॉजिकल दिक्कत रहेगी, उसे हमेशा लगेगा कि कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं आता मेरे को। बट जो आईआईटी का पेपर है, एज आई ऑलरेडी सेड इंट्रोडक्शन में, जो मैं जहाँ पे टिप्स वाला वीडियो अगर तुम देखोगे तो उसमें पता लग जाएगा, उसमें आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आईआईटी का जो एग्ज़ाम है उसमें 10,000 रैंक आता है। तो दिस इज नॉट डिजिटल सॉर्ट ऑफ थिंग, ऐसा नहीं कि या तो जीरो आएगा 1 आएगा, ऐसा कुछ नहीं, पास फेल करके कुछ नहीं होता। इसमें तो पूरा रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वाई एम सेइंग सो कि जैसे मान लिया कोई भी चैप्टर 0 से लेकर 100 तक है, तो पहले हमें 0 से शुरू करना चाहिए। ये ठीक है, मान लिया हमारा चैप्टर 70 तक ही पहुंचा, बाकी 30 नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम 70 तो हुआ। ये नहीं होना चाहिए कि बाकी 30 को समझने के चक्कर में ये 70 भी हम लूज कर जाए। ठीक है, इसका मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये क्यों बोल रहे हैं, इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन समझने के चक्कर में जो इससे पहले हमने छोटे छोटे क्वेश्चन कराए थे वो भी भूल जाएं, जिनके आने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि हम 100% ही समझें तभी वो टॉपिक समझ में आ गया, कुछ नहीं। अगर हमें थोड़ा कम समझ में आए तो ऐसे हो सकता है कि इजी वाले क्वेश्चन हमसे हो जाएं या मॉडरेट क्वेश्चन हो जाएं, डिफ़िकल्ट या टफ या लेंदी क्वेश्चन ना हो पाए, वो चलता है। बट मैं किस बात पे स्ट्रेस दे रहा हूँ कि किसी भी चैप्टर में पढ़ते समय अगर मान लिया कुछ टफ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए, ये ठीक है, और वो हमें समझ में नहीं आए, तो हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चैप्टर बेकार हो गया हमारा। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कम से कम जो बात हमें समझ में आया है, जो हमें चैप्टर समझ में आया है जितना पार्ट, वो तो हमसे एग्जाम में हो जाना चाहिए। अगर इतना हो गया तो अच्छा रैंक आ जाएगा, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन होता है उसका बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं होता। 20% होता होगा, बट जो 80% होता है पेपर में वो मॉडरेट या ईजी होता है। तो पहले हमें वो 70-80% तो इंश्योर करना चाहिए कि हम वो कर पाए सॉल्व, बाद में उस 20% की तरफ देखना चाहिए जहाँ पे टफ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आई थिंक इनफ ऑफ पेप टॉक। हाँ, इस क्वेश्चन में कुछ इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे भी करेंगे, जैसे एफ एक्स क्या था, लेट मी सी, x² - 1 4 - x², x² - 1 4 - x², दिस वॉज x < 0, x> 0, ये ठीक है। एंड ऐसे जी एक्स कुछ था, x+1 था, एंड आई थिंक 2 - x था। हमने इसको सॉल्व कैसे किया, हमने बोला कि अगर जी ऑफ एफ एक्स चाहिए तो बाहर हमें जी मिला, तो हम जी की डेफिनेशन में गए, वहाँ पे हमने एक्स की जगह पहले एफ एक्स रख दिया, फिर सॉल्व वॉल्व किया, दे दे एंड सो ऑन, जैसे भी सॉल्व किया था। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम बोलेंगे x < 0, x < 0, फिर हम बोलेंगे तो बहुत ही चाहिए, मतलब ये उठा के यहाँ रख दो, यहाँ पे x < 0, यहाँ पे भी x < 0।
तो फिर हम बोलेंगे चलो फिर ये उठा के यहाँ रख दो, फिर हम लोग हो गया सॉल्व। अगर ऐसे होता, अगर ऐसे आंसर हो जाता, तो हमें कुत्ते ने थोड़ा काटा है कि जो हम इतना फालतू काम कर रहे थे। ऑफ कोर्स ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे होता तो हम ऐसे ही बताते, फालतू के कैलकुलेशन क्यों करते। ऐसे नहीं कर सकते, मतलब ऐसे नहीं कर सकते हम पहली डेफिनेशन से और दूसरी डेफिनेशन से एक्स को मैच कराने बैठ जाएं कि कहाँ पे मैच हो रहा है। बिल्कुल गड़बड़ है। क्योंकि अगर ऐसे मैच करा भी लिया तो अभी जो हमने सॉल्व किया उसी से पता लग जाएगा बहुत गड़बड़ है। अभी जो हमने सॉल्व किया उसमें जी ऑफ एफ एक्स का 4 डेफिनेशन आया, दिस 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 ऐसे करके। यहाँ पे तो अगर हमने ये यहाँ पे रख दिया और ये यहाँ पे रख दिया तो दो ही डेफिनेशन आएगा। ये तो हमने ऐसे ही बोला कि गलत है। अगर मान लिया यहाँ से भी दो डेफिनेशन आए, वहाँ से भी दो डेफिनेशन आए, तो उसका मतलब ये नहीं कि ये सही है, फिर भी ये गलत है, फिर भी गलत आंसर आ सकता है। तो जो हमने प्रोसीजर बताया ये स्टिक टू दैट, वैसे ही सॉल्व करो प्रोसीजर से, फालतू दिमाग नहीं लगाया इस तरह का। ये गलत क्यों है उसको हम समझा सकते हैं अगर समझ में आए तो। जैसे जी ऑफ एफ एक्स है, उसमें हमने क्या बोला था, एफ प्लस वन बराबर टू माइनस एफ, फिर आ जाएगा, ये हमने किया था एफ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये ठीक है। तो जो यहाँ पे एफ सब्सटीट्यूट होगा वो इस कंडीशन के हिसाब से सब्सटीट्यूट होगा कि एफ एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए। अब एफ एक्स लेस देन जीरो है, उसका ये मतलब तो नहीं है कि एक्स लेस देन जीरो है। मतलब हम ये थोड़ा बोल सकते हैं कि एफ एक्स का ग्राफ नीचे तभी होगा जब एक्स नेगेटिव होगा, मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे ही एफ एक्स का ग्राफ नीचे होगा, ऐसा थोड़ा है। उल्टा भी हो सकता है कि वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे तो ग्राफ ऊपर है और वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड पे ग्राफ नीचे आ जाए, ऐसे हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हम एफ एक्स रखेंगे वो इस कंडीशन के हिसाब से रखेंगे, एफ एक्स लेस देन जीरो, ना कि इस कंडीशन के हिसाब से एक्स लेस देन जीरो। अगर एफ एक्स लेस देन जीरो है तो एक्स तो कुछ भी हो सकता है, एक्स तो ग्रेटर देन 5 भी हो सकता है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्टली ऐसे मैच नहीं कराएंगे, ऑफ कोर्स ये गलत है। ठीक। ये तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं इसलिए मेरे को ध्यान आ गया, इसलिए मैंने बोल दिया कि हो सकता है तुम में से भी किसी के दिमाग में यही चल रहा हो। ठीक। ओके। तो ऐसे करने से कॉम्पोजिट फंक्शन हमारा मोरलेस खत्म हो गया। और मतलब एक बहुत छोटा सा देख सकते हैं, मान लिया हमने बोला एफ एक्स बराबर ई रेस टू पार एक्स, जी एक्स बराबर थ्री रेस टू पार एक्स एंड एच एक्स बराबर साइन एक्स। अब मैं बोलूँ फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, या फिर जी ऑफ एच ऑफ एफ एक्स। ये इसके साथ हाँ सही है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। जैसे हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स चाहिए। ठीक है, कंडीशन वगैरह कुछ लगाया नहीं इसमें हमने, तो हमने लिखा ठीक है एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स क्या है, साइन एक्स। पहले इसको ऐसे लिख लिया। फिर दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ साइन एक्स क्या है, जी एक्स क्या है, थ्री रेज टू पावर एक्स। मतलब यहां से जी एक्स क्या है, थ्री रेज टू पावर एक्स, तो जी ऑफ साइन एक्स क्या होगा, थ्री रेज टू पावर साइन एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया थ्री रेज टू पावर साइन एक्स। अब एफ एक्स क्या है, ई रेज टू पावर एक्स। एफ एक्स ने क्या बताया कि एफ के अंदर जो लिखा है उसे ई की पावर में चढ़ा के लिख दो, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हमने एफ के अंदर क्या लिखा है, थ्री रेज टू पावर साइन एक्स, तो इसने क्या बोला कि ई की पावर में लिख दो इसी को, थ्री रेज टू पावर साइन एक्स। तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर थ्री रेज टू पावर साइन एक्स, ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स। ठीक है, सिंपल है, कोई दिमाग में खर्च नहीं होगा। दूसरा क्या था, जी ऑफ एफ ऑफ एच एक्स, दूसरा ये था जी ऑफ एफ ऑफ एच एक्स। कोई नहीं, जी ऑफ एफ ऑफ एच एक्स है, नहीं जी ऑफ एच ऑफ एफ एक्स है, सॉरी गलती हो गई, जी ऑफ एच पहले, एच ऑफ एफ एक्स ये था क्वेश्चन। ठीक है, तो जी ऑफ एच ऑफ एफ एक्स क्या है, ई रेस टू पावर एक्स, तो लिख लिया यहाँ पे ई रेस टू पावर एक्स। फिर जी ऑफ एच ऑफ ई रेस टू पावर एक्स, एच क्या है, एच इज साइन एक्स, तो
एच ऑफ ई रेज टू पावर एक्स क्या हो जाएगा? साइन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। बहुत सिंपल है। अब ये आ गया जी ऑफ समथिंग। जी एक्स क्या होता है? थ्री रेज टू पावर एक्स। तो जी ऑफ समथिंग क्या हो जाएगा? थ्री रेज टू पावर समथिंग। तो दिस विल बी थ्री रेज टू पावर साइन ई रेज टू पावर एक्स। ये आ गया, बस यही आंसर आ गया। बस बहुत हो गया, काफ़ी है।